हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण और अन्य पिछड़े वर्गों का ऊपरीकरण। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारी जो है पीटी 365 पॉलिटी की सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसमें हमको जो है ये वाला टॉपिक जो संविधान से जुड़े मुद्दे हैं, इसमें हमने दो टॉपिक को कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम जो है इतने सारे टॉपिक्स जो हैं इनको कवर करेंगे। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ओके, चलिए देखिए, ये जो है यूसीसी न्यूज में क्या था। भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को जो है राज्यसभा में पेश किया गया था। है क्या यूसीसी? ये एक एकल कानून होता है जो नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों पर लागू होता है। व्यक्तिगत मामले बोले तो जैसे कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, अभिरक्षा हो गया, दत्तक ग्रहण हो गया, विरासत हो गया, ये सब क्या है? व्यक्तिगत मामले हैं। ठीक है, तो इन सब पर जो है एक तरीके का कानून लागू होगा जिसको हम कहते हैं यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या एकल कानून। ओके, इसकी हम जो है बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद इन दो में कंपेरिजन करते हैं। 1840 में लेक्स रो की रिपोर्ट के आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार ने अपराध साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानून को अपनाया गया था। ठीक है, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ है उनको इससे बाहर रखा था। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने जो है बीएन राव समिति का गठन किया। इस समिति का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था हिंदू कानूनों को जो है संहिताबद्ध करना और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाना। ये दो मेन उद्देश्य थे बीएन राव समिति के। स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक जो मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति बनाई गई थी, उसने कहा था कि जो यूसीसी है इसको मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर रखा जाए। ओके, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतरधार्मिक विवाह को मान्यता दी गई। 1955-56 की अवधि के दौरान 4 हिंदू कोड बिल पारित किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है विभिन्न निर्णयों में यूसीसी का समर्थन किया है। ये इसके बैकग्राउंड की बात हो गई। यूसीसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 44 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत आता है और ये एक गैर न्यायिक भाग है। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है ना, वो आपका न्यायिक भाग है। यानी कि अगर आप फंडामेंटल राइट का आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी के अंतर्गत इसको रखा गया है यूसीसी को, ठीक है, तो अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप इसकी मांग नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। साथ ही जो है व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जो पर्सनल लॉस जो हैं आपके, ठीक है, वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं तो आपको याद रखना है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, अगर जो पर्सनल लॉ है उनकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो देखिए, सभी धर्मों के लिए जो है समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ होते हैं और वो उन्हीं पर लागू किए जाते हैं, जिनको हमने कई वर्षों में संहिताबद्ध किया है। जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, ठीक है, तो ये क्या हिंदुओं पर लागू होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो ये मुसलमानों पर लागू होगा। ठीक है, इनको हमने कई वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू पर्सनल लॉ को जो है 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। ओके, इन कानूनों में जो हिंदू शब्द है इसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध सभी को शामिल किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि जो शरीयत है उसको 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं, जैसे कि विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954, ठीक है, संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1980। ये सब क्या है? आपके कुछ पंथ निरपेक्ष कानून है। अगर हम बात करें यूसीसी कहाँ पर लागू है वर्तमान में, तो गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर यूसीसी लागू है। 1961 में जो है भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद से पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को यहाँ से जारी रखा गया था।
यह संहिता सभी गोवा वासियों पर लागू होती है, वे चाहे किसी भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो। पुर्तगाली संहिता पूर्ण रूप से एक यूसीसी नहीं है। बस आपको याद रखना है कि गोवा ही एक ऐसा राज्य है अभी इंडिया में जहाँ पर यूसीसी लागू है। ओके, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके लिए। तो देखिए, एक तो हो जाता है ये बी.एन. राव समिति का गठन क्यों किया गया था, तो हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए। ठीक। नेक्स्ट इसमें हो जाता है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो यूसीसी है आपका वो गैर न्यायिक है और डीपीएसपी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में हम बात करें तो जो है यूसीसी को मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर रखा गया था। ओके। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए और देखने को मिले कि जो व्यक्तिगत यानी कि जो पर्सनल लॉ हैं ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है समवर्ती सूची। ओके। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेट स्पीच। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की और उसने बताया कि 7 वर्षों में जो है इस मामले में हेट स्पीच के जो मामले हैं इनमें 500% की वृद्धि देखने को मिली है। हेट स्पीच के बारे में बात करते हैं। हेट स्पीच को जो किसी भी कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है, यानी कि कोई भी आप ऐसे स्पीच दे दें जिससे भी एक समूह के खिलाफ जो है आपके मन में जो है घृणा बढ़ जाती है, तो उसको हम हेट स्पीच कह देते हैं। हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं जैसे कि 153 ए, 295 ए इन सब का प्रयोग किया जाता है। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव, प्रतीक चिन्ह, इन सभी के माध्यम से जो हेट स्पीच को फैलाया जा सकता है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। हेट स्पीच से संबंधित कानूनों की बात करें तो संवैधानिक प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 19(2) है जो हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन लेकिन क्या है, इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार और नैतिकता के संरक्षण हेतु प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराएं जैसे कि 153 है, 153 बी और 298 आदि जो है हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती हैं। ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब किसी ने कोई गलत बोल दिया या कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे कि समुदाय विशेष में एक भावना उत्पन्न हो जाए किसी दूसरे समुदाय के प्रति और वहां पर जो है उपद्रव हो जाए, तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951। इसमें धारा 123(3) और धारा 125 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये सब जो है हेट स्पीच से संबंधित कानून है। इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ये संवैधानिक प्रावधान है तो आपको इसको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है राजद्रोह, सेडिटेशन। पहले तो हम बात करते हैं राजद्रोह होता क्या है। देखिए, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 124 में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति, यानी कि कानून के द्वारा जो सरकार स्थापित हुई है उस सरकार के प्रति अगर आप जो है अवमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न करते हैं तो आपके ऊपर जो है राजद्रोह का आरोप लगेगा। ठीक। अगर आप सरकार के प्रति अवमानना व्यक्त कर रहे हैं तो आप राजद्रोह का काम कर रहे हैं। ये अवमानना हम कैसे कर सकते हैं, शब्दों द्वारा, लिखित तरीके से, मौखिक या संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं। अब न्यूज क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो आईपीसी की धारा 124 ए और के तहत जो 152 वर्ष पुराना राजद्रोह कानून है उसको स्थगित कर देना चाहिए जब तक कि सरकार इस पर पुनः प्रावधान या कोई विचार नहीं कर लेती, तब तक 124 ए जो है इसको आप स्थगित कर दीजिए। ठीक है। अब 124 ए क्या है, सरकार के प्रति अवमानना दिखाना। अवमानना हम कैसे दिखा सकते हैं, शब्दों द्वारा, मौखिक रूप से, संकेतों के माध्यम से। ओके, ये राजद्रोह है। फिर आ जाता है इसी में नेक्स्ट, इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर प्रशमय यानी कि नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। अगर आपको राजद्रोह के अंतर्गत अरेस्ट किया जाता है तो आपकी जमानत भी नहीं होगी। अधिकतम सजा की बात करें तो आजीवन कारावास हो सकता है, जुर्माना आपसे सरकार वसूल कर सकती है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को जो है सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। पासपोर्ट के बिना जो है व्यक्ति को रहना पड़ेगा, वो देश को छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये है राजद्रोह।
ये जो है इसका बैकग्राउंड यहाँ पर दे रखा है, ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है। तो बस राजद्रोह क्या होता है, ये 124 ये क्या है, इसको हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2018 में भारतीय विधि आयोग एलसीआई ने एक परामर्श पर प्रकाशित किया था। इसमें अनुशंसा की थी कि जो अब समय आ गया है देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124 ए पर पुनर्विचार किया जाए। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, भारतीय विधि आयोग ने अनुशंसा की थी, तो इस आयोग के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका क्या मतलब होता है, पहले तो इस शब्द को समझिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना। यानी कि आपने अपराध नहीं किया लेकिन हम आपको हिरासत में ले सकते हैं। क्यों? जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है, ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है। समझ रहे हो ना, अपराध करने से पहले ही हम व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है हमारे कानून के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो हम इसको पहले ही उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। लिख ओके। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब। चलिए अब बात करते हैं इसके है क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है जब मन करे तब इसको यूज कर लें, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। इसके लिए आधार की बात करें, किस आधार पर ऐसा हो सकता है, तो देखिए राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए तथा रक्षा संबंधित मामले। ये सब आधार हैं जिन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ संवैधानिक उपाय की अगर हम बात करें, तो देखिए अनुच्छेद 22 एक, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दे बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आप बताइए कि आपको गिरफ्तार क्यों किया है, उसको कारण बताइए ना। वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी वकील से परामर्श लेगा, अपने बचाव के अधिकार का जो है प्रयोग कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट आता है आर्टिकल जो है 22(2). इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है उसको जो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे से अधिक समय के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। नेक्स्ट आता है 22(3). अगर कोई व्यक्ति जो शत्रु देश का नागरिक है, ओके, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस पर ये जो ऊपर जो बताया गया है ना कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है या उसके लिए जो जानकारी देनी है, तो ये दो कानून उस पर लागू नहीं होंगे अगर शत्रु देश का नागरिक है व्यक्ति तो। अनुच्छेद 22(4) कहता है कि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है। हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। अनुच्छेद जो है 27(22)(7)(b) और में अनुच्छेद 22(4) का अपवाद किया गया है। ठीक है, ये क्या है, 27(22)(7)(b) है क्या। किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी, परिस्थितियां, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर ऐसे कानून लागू हो सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है बस, 22(1) 22(2) ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, संवैधानिक प्रावधान है इसलिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है वो हमने जान लिया, न्यूज में क्या होता है ये हमने जान लिया। यहाँ पर आधार क्या है, ये आधार आपसे जो है ऑप्शन में बनाकर पूछ लेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार क्या हैं, किस आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ओके, ये तो हम बात कर ही चुके हैं 22(1) 22(2). और निम्नलिखित कुछ कानून हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से कानून हैं जिसमें जो है इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, ये सब जो है कानून बनाए गए हैं जिनके तहत इसको बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है गैर कानून गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए। न्यूज में क्यों आता है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को जो है यूएपीए 1967 के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। देखिए, करंट अफेयर में क्या है आपका, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा आपसे, पीएफआई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
इसको तो जो है ना गैर कानूनी संगठन बना दिया गया। लेकिन किस अधिनियम या किस कानून के तहत बनाया गया है, तो यूएपीए 1967 के तहत। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, यूएपीए 1967 इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हमें पढ़ना है यहाँ पर। देखिए है क्या यूएपीए। यूएपीए 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। क्यों लाया गया था, कोई व्यक्ति है या कोई संगठन है अगर वो कोई गैर कानूनी गतिविधि कर रहा है तो उसको रोकने के लिए इसको लाया गया था। गैर कानूनी गतिविधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो जा सकता है, जैसे राज्य क्षेत्र की किसी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करना हो के लिए अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन जो है कोई गतिविधि कर रहा है तो वो गैर कानूनी हो जाएगी। या भारत की संप्रभुता को खंडित करने से संबंधित कोई गतिविधि है तो उसको भी हम गैर कानूनी गतिविधि कह देंगे। ओके, नेक्स्ट इसी में आता है यूएपीए के तहत मामलों की जांच कौन कर सकता है, तो राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोनों के द्वारा इनकी जांच की जा सकती है। 2019 में इसके लिए संशोधन किया गया था। क्या क्या है विशेषताएं और विवरण, आतंकवादी घोषित करने की शक्ति। आतंकवादी घोषित करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार किसी भी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है यदि वह, कुछ शर्तें हैं। नंबर एक, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है, आतंकवाद के लिए तैयारी करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, किसी अन्य प्रकार से आतंकवाद में शामिल होता है, तो उस तरह के जो कोई भी संगठन होगा या कोई भी व्यक्ति होगा उसको हम आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। केंद्र सरकार, हम केंद्र सरकार। एनआईए द्वारा संपत्ति जब्त करने की मंजूरी। ठीक है, पुलिस महानिदेशक डीजीपी से पूर्व मंजूरी जरूरी है किसी भी आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने के लिए। एनआईए द्वारा जांच, डीएसपी या एएसपी या उससे ऊपर के रैंक के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा इनकी जांच की जा सकती है। यह अधिनियम एनआईए में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी को मामले की जांच करने का अधिकार देता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फोन टैपिंग। न्यूज में क्यों होता है ये? पहली चीज तो ये आती है न्यूज में क्यों होता है। 2019 में राजनीतिक नेताओं के फोन टैप करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी की जांच की जा रही थी। मतलब एक आईपीएस अधिकारी था जिसने राजनीतिक नेता जो थे उनका फोन टैप किया था, तो उसकी जांच की जा रही थी। अब ये है क्या ये चीज, फोन टैपिंग से मतलब होता है किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यमों से इंटरनेट आधारित संचार और फोन की निगरानी करने से मतलब होता है इसका। यानी कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपकी कोई तीसरा थर्ड पर्सन जो है आपकी निगरानी में है, कर रहा है उस चीज की, तो ये फोन टैपिंग हो गया। इसकी शुरुआत फर्स्ट टाइम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 में हुई थी। ओके, फोन टैपिंग करने हेतु आधार, किस आधार पर आप जो है फोन टैप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति है ए और इस व्यक्ति से देश की संप्रभुता एवं अखंडता को खतरा है तो आप इस व्यक्ति का फोन टैप कर सकते हैं। देश की सुरक्षा के हित में आप फोन टैप कर सकते हैं। दूसरों देशों के साथ में जो है मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में आप कर सकते हैं इसको। और लोक व्यवस्था के हित में अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने हेतु से रोकने, अगर कोई व्यक्ति जो है लोक व्यवस्था संबंधी कोई गतिविधि कर रहा है जिससे कि हमें लगता है कि इससे आगे चलकर दिक्कत पैदा हो सकती है, तो आप उस व्यक्ति का फोन टैप कर सकते हैं। प्रेस के लिए अब बात किया गया है। भारतीय तार अधिनियम 1885 जो है फोन टैपिंग की शक्ति किसे देता है, तो इस अधिनियम की धारा 5(2), इस अधिनियम मतलब भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फोन टैप करने का अधिकार है। राज्य में पुलिस जो है फोन टैप कर सकती है। केंद्र में 10 एजेंसियां हैं जो फोन टैप कर सकती हैं, आईबी, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, रॉ, एनआईए, सीबीडीटी, इन सबको जो है फोन टैप करने का अधिकार दिया गया है। फोन टैपिंग के लिए आदेश जारी करने की शक्ति भारतीय तार संशोधन नियम 2007 के नियम 419 के अनुसार फोन टैपिंग के आदेश केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा। बस आपको ये धारा वारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आदेश कौन जारी करेगा, तो आपको याद रखना है केंद्र में जो है गृह मंत्रालय के सचिव और राज्य में सचिव के समक्ष कोई व्यक्ति जो है कोई अधिकारी फोन टैप करने के लिए आदेश जारी कर सकता है।
असाधारण परिस्थितियों में जो है अधीनस्थ पद के अधिकारी भी जो है अधीनस्थ पद के अधिकारी भी इस तरह का आदेश पारित कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या याद रखना है इसमें आपको? फोन टैपिंग का आधार क्या हो सकता है, वो बात यहाँ पर कर ली हमने। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत धारा 5(2) जो है। ओके, फोन टैपिंग का जो अगर बात करें अधिकार किसको है, तो राज्य में पुलिस के लिए, केंद्र में 10 एजेंसियां हैं, उनको जो है फोन टैपिंग का अधिकार है। आदेश जारी करने की बात करें तो गृह मंत्रालय के सचिव या राज्यों में जो गृह मंत्रालय के सचिव के समक्ष राज्यों में एक सचिव पद होगा, उस व्यक्ति को इस तरह का अधिकार जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है राइट टू बी फॉरगेटन, भुला दिए जाने का अधिकार। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, न्यूज में क्यों आया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपति से जुड़ी जानकारियों को हटाने का निर्देश दिया है। क्या राइट टू बी फॉरगेटन? इंटरनेट और सर्च इंजन जैसे कि आप गूगल हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों पे आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं ये सब सारे सर्च इंजन कहलाते हैं। तो इन पर आप जो भी व्यक्तिगत जानकारी आपकी उपलब्ध है उन सबको हटा दिया जाए, तो इसी को हम कहते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। इसकी उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित राइट टू बी अवेलेशन यानी कि विस्मरण से हुई थी। आरटीबीएफ एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता है, ये बात यहाँ पर याद रखनी है आपको। ओके, और नेक्स्ट काम की चीज आती है हमारे यहाँ पर सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन, जीडीपीआर के तहत जो है यूरोपीय संघ में एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। किसे? वही राइट टू बी फॉरगेटन को। साथ ही इसे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई देशों की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है, आरटी राइट टू बी फॉरगेटन को। ओके, यूरोपीय संघ ने इसको मान्यता दी गई है, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई देशों की अदालतों ने भी इसको बरकरार रखा है। 1995 में डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। जीडीपीआर 2016 को अनुच्छेद 17 सूचना हटाने का अधिकार या भूल जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह किसी डेटा से जुड़े व्यक्ति या पक्ष को यह अनुमति देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा को अविलंब हटाने का अनुरोध करे। ओके, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आरटीबीएफ का प्रावधान करे विशेष रूप से। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अदर इम्पोर्टेंट न्यूज की हम बात कर लेते हैं। पहली न्यूज आती है हमारी, भारत में अल्पसंख्यकों का दर्जा। ठीक है, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार नियुक्त किए जाने का उपबंध किया गया है। केंद्र सरकार ने जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन इन सबको जो है अल्पसंख्यक घोषित किया है। नेक्स्ट आता है सरना धर्म के लिए मांग। सरना धर्म का मतलब ऐसी जाति या जनजाति जो प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित है, उसको हम सरना धर्म कहते हैं। तो इसकी मांग उठी है झारखंड, उड़ीसा और असम सहित 5 राज्यों से। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 370 और 35A का हटना। देखिए, हम सब जानते हैं 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को अधिवास डोमिसाइल नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था। इसको जो है हटा दिया गया था 5 अगस्त के लिए। अब इसको 3 साल हो चुके हैं 2022 में। बस उसी से संबंधित है ये, इसको हमारा 2-3 साल से नहीं पूछा तो इसको हटाओ, इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 142 की बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष से जो 6 दोषियों थे उनको जो है रिहा कर दिया। तो आपको याद रखना है बस ये आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया, तो 142। नेक्स्ट आ जाता है संविधान का अनुच्छेद 145। ये क्या है? देखिए, न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा। मान लीजिए कोई केस है ए, ओके, इसके लिए पहले जो है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने
एक निर्णय दे दिया जिसके लिए हमने मान लिया 3 जज की बेंच बनाई थी। ओके, 3 जज की एक बेंच बनाई थी। 3 जज की बेंच ने जो है 2-1 के बहुमत से इसको निर्णय दे दिया। ठीक, इसके मान लिया पक्ष में निर्णय दे दिया। ओके, बाद में इसके ऊपर डिमांड की गई, तो एक इससे बड़ी बेंच बनाई गई, मान लिया 5 लोगों की बेंच बनाई गई, जिसमें निर्णय आया आपका 3-2 से। तो अब कौन सा निर्णय मान्य होगा? तो ये वाला बड़ी बेंच का निर्णय मान्य होगा हमेशा। ठीक है, तो यही बात आर्टिकल जो है संविधान का 145 कहता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतने ही टॉपिक्स जो है हमें कवर करने थे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। एक बार हम इसको शुरू में आपको समझा देते हैं। तो देखिए क्या करना है बस। हाँ, ये वाले 2 टॉपिक जो है हम इनको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में हमने जो है ये सारे टॉपिक्स को जो है थोरोली कवर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हम उसमें बात करेंगे इन वाले टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 4 से 5 वीडियो में इसको हम जो है अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में आपका जो है ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इतने टॉपिक्स आप जाइए, इनको तैयार कीजिए, आराम से पढ़िए, सुनिए, याद कीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बताए गए हैं बस आपको वही याद रखने हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम पढ़ेंगे संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में। थैंक यू।